हाँ भाई, आवाज नहीं। तो दोनों क्वेश्चन हो गए। चलो मैं दोनों क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ एक बार। एक सेकंड दे दो। तो पहला क्वेश्चन है चेन वाला। ठीक है। इसमें क्या है कि कुछ हिस्सा चेन का नीचे हैंगिंग है और बाकी टेबल पे रखा हुआ है, वो फ्रिक्शन है। तो लास्ट टाइम भी हमने करा था, है ना। तो इसमें करना क्या होता है कि नीचे जो फोर्स लगेगी, चेक करना अपने दोनों आंसर। आपको काफी टाइम मिल गया ऐसे करने के लिए। mg/n। कोई प्रॉब्लम, ये करा होगा। एल लेंथ में एम मास है तो L/n में कितना होगा, mg/n। क्लियर। और यहाँ लेंथ है L - L/n, तो फिर यहाँ मास होगा mg। एल लेंथ पे इतना है तो mg बाय कितना हो जाएगा, mg/l इंटू L - L/n। ये तो होगा। ये समझाऊं ये। एल लेंथ में m है तो एक में m/l, तो L - L/n में इंटू L - L/n। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगी अब फ्रिक्शन की वजह से, वो होगी ये। वो हो जाएगी इधर और इतनी हो जाएगी म्यू टाइम। म्यू टाइम ग्रेविटी, है ना, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, mg/l इंटू L - L/n। और जो नीचे लग रही है वो mg/n होगी। ठीक है, वहां भी यही करा हमने। mg/l इंटू L/n, है ना, वो mg/n आ जाएगा। अब ये दोनों फोर्स इक्वल होनी चाहिए। ये दोनों फोर्स क्या होनी चाहिए, इक्वल। इन दोनों फोर्स को इक्वल करो और निकालो जरा म्यू कितना आ रहा है। इन दोनों फोर्स को इक्वल करोगे आप और म्यू की वैल्यू निकालो। तो इन दोनों को इक्वल करते हैं, म्यू टाइम mg/l इंटू NL - L/n, एलसीएम ले लिया हमने। और इसको इक्वल कर रहे हैं mg/n से। तो mg से mg कैंसिल हो गया, l से ये l कैंसिल हो गया, तो म्यू टाइम n से n भी कैंसिल हो गया। तो 1/n - 1, ये आंसर आ रहा है। तो म्यू आ रहा है 1/n - 1। हो गया था अपने आप, है ना। जब टाइम ज्यादा मिलता है तो खैर क्वेश्चन हो भी जाता है। तो आपको ये भी दिमाग में रखना है कि स्पीड का बड़ा रोल है, इसलिए एग्जाम में टाइम मिल रहा है तो कर लिया आपने, है ना, नहीं तो ये अटक भी सकता था। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखो कि स्पीड बढ़ानी है धीरे धीरे। तो एम जी, म्यू की वैल्यू होगी 1/n - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आधी सरफेस स्मूथ है और आधी सरफेस रफ है, और ऊपर से एक ब्लॉक को छोड़ा है। वैसे वर्क एनर्जी से भी करा जा सकता है क्वेश्चन, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो दिखा भी दूंगा एक बार इसमें भी। और अगर आपने कर लिया है एक मेथड से तो दूसरे मेथड से कर लो। अगर आपने एक मेथड यूज करके कर लिया है तो आप दूसरा मेथड, मैं पहले हिंट कर रहा हूँ, अगर आपने काइनेमेटिक्स से करा है तो वर्क एनर्जी ट्राई कर लो, और वर्क एनर्जी से करा है तो काइनेमेटिक्स ट्राई कर लो। तो एक बार ट्राई करो, मैं बता रहा हूँ। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ तब तक, जिनका हो गया सेकंड, थर्ड और करें। तो एक ब्लॉक को ऊपर से छोड़ा, आधा हिस्सा रफ था और आधा हिस्सा कैसा था, आधा स्मूथ था। तो पहले तो ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा, बाद में डीएक्सेलरेट करेगा। ठीक है। जैसे मैंने कहा, आप इसे चाहो तो वर्क एनर्जी से भी एक बार ट्राई कर सकते हो। फ्रिक्शन देखो वर्क एनर्जी में भी आएगा, मतलब आता रहेगा, और नहीं तो आप काइनेमेटिक्स से भी ट्राई कर सकते हो। तो दोनों तरह से ट्राई करो। एक बस लास्ट और कुछ नहीं, बस सर्कुलर मोशन शुरू करो।
जिनका हो जाए वो एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो, क्वेश्चन नंबर 3। और 2 को 2 मेथड से ट्राई करने की कोशिश करो, सेकंड क्वेश्चन। बस अब ये लास्ट है और इसके बाद सर्कुलर मोशन शुरू करें। तो सेकंड को आप 2 मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो और थर्ड भी करो। सेकंड जिनका हो गया, थर्ड भाई, हाँ थर्ड कर लिया, करो जरा, कहाँ खो गए। सेकंड के बाद थर्ड। हम्म, हाँ फ्रिक्शन। नहीं, एफ एफ हमने जो लगाई है, आप कहीं से लगाओ, आपको सोचना है। मतलब अलोंग द इंक्लाइन है, बस इतना बोल सकता हूँ। ये जो एफ लगेगी अलोंग द इंक्लाइन। अब आप इसे ऐसे लगाओ या ऊपर से खींचो, वो आपकी मर्जी, या नीचे लगाओ, जो भी है, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। चलो मैं इसे 2 मेथड से कराने की कोशिश करता हूँ, तब तक आप जिनका हो गया वो आगे बढ़ते रहेंगे। अगर हम इसमें देखें तो ये आधा यहाँ तक है, यहाँ तक एक्सीलरेशन हुआ है और सरफेस स्मूथ है, तो एक्सीलरेशन वो क्या होगा, जी साइन थीटा। ठीक है। और यहाँ पर इसमें डी एक्सीलरेशन हुआ होगा तभी रुक गया होगा। ठीक है, तो वो रहा होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, बल्कि म्यू जी कॉस थीटा बड़ा रहा होगा, तो अल्टीमेटली ये ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ऑफ म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। तो आधे में ही एक्सेलरेट हुआ है और आधे में डी एक्सेलरेट, और फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है। तो काइनेमेटिक्स से ही करते हैं पहले, आधे का एक्सीलरेशन, या ग्राफ से भी कर सकते हो काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में चाहो तो ग्राफ भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, लेकिन सिंपल काइनेमेटिक्स लगा लो। आप एक पॉइंट समझो, मान लो बीच वाला पॉइंट सेंटर है तो सी मान लेते हैं। बीच वाला पॉइंट क्या है, सेंटर, तो हम सी मान लेते हैं। ठीक है। ये हो सकता है और कई लोगों का, है ना, तो वर्क एनर्जी से भी देखेंगे इसको। वो कॉपी हो गया उधर वो क्वेश्चन, तो थोड़ा सा मैं उधर कर रहा हूँ, अगर कॉपी हो गया।
इधर हम ध्यान से देखें तो ए से सी एक्सेलरेशन होगा और सी से बी डीएक्सेलरेशन होगा। तो ए से सी पर वेलोसिटी v मान लो, तो v का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे तो 0 होगी, इक्वल टू 2a, वैल्यू बाद में डाल देंगे, g साइन थीटा एस। इसको s/2 या s/2 ही लिख लो, चलो लिख सकते हैं कि नहीं। v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर 2as, s कितना है s/2, v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इक्वल टू 2as और s कितना है s/2। पहला काम हो गया। अब यही काम हमें करना है सी से बी के लिए। सी से बी में फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल यही होगी v, और 2a s है ना, और a लेंगे अब ये, तो मैं हटा रहा हूँ इसको, a क्या लेंगे मैं लिखवा रहा हूँ। तो एक a ये लिखा हुआ है ये सामने जो है, तो ये आप लोगे क्या 2a, a आप माइनस लिख लो बाहर क्योंकि नेगेटिव होने वाला वैसे भी, है ना, और म्यू जी कॉस थीटा, मतलब इसमें माइनस कॉमन ले लो, माइनस जी साइन थीटा इंटू s/2। ये आपकी पहली इक्वेशन है और ये दूसरी। अब आपको निकालना क्या है इसमें से म्यू, तो इन दोनों को आप ऐड कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो। मैंने कुछ नहीं करा, दोनों बार v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर 2as लगाया, क्या लगाया v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर 2as, ठीक है। और दोनों को ऐड कर दो, देखो क्या आ रहा है, ऐड करो दोनों को। मान, मान है कोई, हाँ लेकिन हाँ आवाज नहीं भाई, क्वेश्चन करो। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर 2as, दोनों में ही हम अमान, और कोई है अमान यहाँ? क्लियर, अब ऐड करते हैं दोनों को। ऐड करने पे क्या होगा, एक तो ये 2 से 2 तो काट ही देना पहले, ऐड करने पे ये इससे कट जाएगा, ठीक है। और आप देखो क्या आ रहा है, जी साइन थीटा एस, जी साइन थीटा इंटू एस, हम बाद में डालेंगे सब वैल्यू, है ना, जल्दी जल्दी नहीं डालनी चाहिए वैल्यू, बाद में 2 से 2 काट सकते हो। माइनस ऐड करा है दोनों को, राइट वाले राइट साइड लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड, इधर तो जीरो है, इक्वल टू म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा इंटू एस, ये आ रहा है। ये वाला यहाँ से आया और ये वाला यहाँ से, तो एस से एस भी काट सकते हो आप, और ये जो जी है ये जी भी काट सकते हो। अब इतना बचा है, इसको इधर ले आओ, म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, बोलो, ठीक है। तो टेन थीटा ट्वाइस, या पूरा लिख देता हूँ चलो, 2 साइन थीटा म्यू कॉस थीटा। आपकी डीपीपी में भी है, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, और आपका आंसर, लेकिन हम एनर्जी से करेंगे तो बड़ा आसान रहेगा। 2 tan थीटा आंसर आ रहा है, 2 tan थीटा। और टेन थीटा क्या होता है, 1037। बहुत टाइम मिला था इसलिए ज़्यादा टाइम, क्योंकि आप थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, अगर 2 मेथड 3/2 ये आ रहा है, सबका आ गया था। तो एक मेथड तो ये है 3/2, बट ये लेंदी मेथड है ना, हमने इसे काइनेमेटिक्स से करा, एक
बार ए से सी तक और फिर सी से बी तक, ठीक है, 2 बार यूज करा, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर 2as। क्लियर हो गया कॉपी? तो मैडम एक बार मैं आपको एनर्जी से भी दिखा रहा हूँ। हो गया? 2 इक्वेशन लिखी बस मैंने और ऐड कर दिया, और कुछ नहीं करा। 2 इक्वेशन लिख के क्या करा, ऐड। और देखो एनर्जी से दिखाता हूँ आपको कितना आसान है, एनर्जी से कितना जल्दी होता है। इसमें मैंने 2 इक्वेशन लिखी है और ऐड करा है बस। इसी क्वेश्चन को अगर कोई बच्चा एनर्जी मेथड से करे, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए, कितने लोगों ने करा है? वर्क बाय ऑल फोर्सेस, जितनी फोर्स है जो वर्क कर रही है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। वर्क बाय ऑल फोर्सेस क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर हम इससे करने जाएं तो हमें जो फोर्स वर्क कर रही है उनका वर्क लिखना होगा। एक तो ग्रेविटी से नीचे ला रही है, तो ग्रेविटी का वर्क होगा mg sin θ × s। बस इतना लिखोगे आप। एस, पूरे एस में लगेगी वो, ऊपर से लेके नीचे तक। ये गेट्स ओपन कर लो सारे, अभी लाइट में। तो mg sin θ × s, ठीक है, वो भी। तो आप पूरा एंड तक उसे लगाओगे ग्रेविटी को, mg sin θ को किससे मल्टीप्लाई करोगे? एस से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर? इसी दौरान फ्रिक्शन भी लगेगा, बट वो एंड में लग रहा है, जब ये हाफ हिस्सा है। तो फ्रिक्शन उस समय म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एस बाई टू। देखो एनर्जी मेथड से बस इतना ही वर्क होगा, ठीक है, और कोई वर्क नहीं करेगा। एक तो ग्रेविटी करेगी mg sin θ × s, और एक फ्रिक्शन करेगा। तो जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे चैप्टर में, तो हम ऐसे इस्तेमाल करा करेंगे, वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब भी वाले क्वेश्चन होंगे ना जिसमें वेलोसिटी फाइनल कुछ है, इनिशियल कुछ है, चेंज हो रही है, तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हो आप। काइनेमेटिक्स की जगह इसको ला कर चला सकते हो। लेकिन सर अगर टाइम मेंशन होता है, टाइम, तब नहीं कर सकते आप। टाइम में तो काइनेमेटिक्स ही लगती है। ठीक है, जब भी थर्ड इक्वेशन लगा रहे हो ना, समझ जाना आप गलती कर रहे हो, वर्क एनर्जी से आसान पड़ने वाला है। थर्ड इक्वेशन वर्क एनर्जी ही है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ थर्ड इक्वेशन क्या है। ठीक है, हमें पढ़ना है आगे। थर्ड इक्वेशन यही तो है, 2a। सुनना जरा ध्यान से। टू को यहाँ लाओ, यहाँ ले आए, एम से मल्टीप्लाई करो। बोलो एम में क्या होता है? फोर्स, और एस क्या होता है? वर्क। और ये क्या लिखा हुआ है? तो वर्क इक्वल टू चेंज इन। तो थर्ड इक्वेशन एक्चुअल में वर्क एनर्जी थ्योरम ही है। तो अगर आप जब भी थर्ड इक्वेशन लगाने जा रहे हो, एक बार सोच लो, क्या पता वर्क एनर्जी से जल्दी हो जाए, क्योंकि हो गया क्वेश्चन। वर्क डन ये लिखा हुआ है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोलना कितनी है, इनिशियल कितनी है? 0। अब देखो 1 मिनट में इसे काटो, आपका म्यू कितना आ रहा है? 2 tan θ। एक लाइन में आंसर आया फिर। म्यू कितना आ रहा है? 2 tan θ। चेक कर लो। वर्क डन सबके लिखे इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल भी 0, इनिशियल भी 0। अब बंद कर लेना, लेकिन थोड़ी देर में करना भी, रुको आगे लग। तो वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल भी 0, इनिशियल भी 0। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, देखो इंटेलिजेंट और नॉर्मल बच्चे में, कि उसे पता है कि थर्ड इक्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम भी है, तो अगर मैं उसको यूज कर लूंगा तो बड़ा आसान रहेगा। क्लियर? अब आप ये वाला अगला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, अगर नहीं करा तो बंद करो। हुआ? तो बहुत जल्दी हो रहा है, तो हम देखेंगे आगे कि कभी कभी वर्क एनर्जी थ्योरम से में बड़ा फायदा होगा। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने करा हुआ है, हटा दो, ये तो हो गया ना, कॉपी हो गया। वर्क डन mg sin θ × s। mg sin θ लगातार लगता रहा एस तक। mg sin θ तो पूरे में लगेगा ना, चाहे रफ हो चाहे स्मूथ हो, mg sin θ तो लगेगा एस तक।
और फ्रिक्शन केवल रफ में लगेगा म्यू म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू S/2 में, केवल इंटू S/2, और दोनों का सम होना चाहिए 0। फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव होगा बिकॉज वो ऊपर लगेगा, बॉडी नीचे आ रही है। mg का वर्क डन पॉजिटिव होगा। ये क्वेश्चन आपने करा है और इसमें आपने क्या किया है, आपने करा है इसके अंदर वो वाला क्वेश्चन जो आईआईटी के आखिरी का क्वेश्चन था, जिसमें हमने बताया था कि अगर ऊपर खींचना है और नीचे खींचना है, मैक्सिमम मिनिमम फोर्स याद आ रहा हो अगर आपको, तो मुझे बताओ, मैं इस ब्लॉक को चाहता नहीं है चले, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा आ रहा है, वो मुझे पहले ज्यादा देना चाहिए। तो मैक्सिमम का फिर ऊपर कोई मिनिमम का कोई सेंस नहीं है ना, फ्रिक्शन अपने आप ही रोक देगा, मिनिमम तो जीरो हो जाए फिर तो। अपने आपने आंसर क्या दिया फिर तो, मैक्सिमम बाय मिनिमम का आंसर, फिर तो जीरो हुआ ना, मतलब सॉरी, नीचे जीरो आई इनफाइनाइट हुआ। दिमाग लगाया आपने, ये हो सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल आ सकता था। एक बार बताओ, चलो चेक करते हैं, अच्छा क्वेश्चन बन गया बाई चांस, मैं डेटा अपने पास से दिया और क्वेश्चन और अच्छा बन गया, जो कि ज्यादा गलत कराने के चांस है। दोनों दो तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और कर लेंगे कोई बात। जब भी ना हो तो एक आधा क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिया करो उससे। एक बार बताओ, नीचे कितनी फोर्स लगेगी, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। mg sin थीटा मतलब 10 mg sin थीटा 1/√, मतलब 100/√2। मुझे नहीं पता, अभी देखूंगा मैं कि कौन ज्यादा है कौन कम है। 100/√, ऊपर देखते हैं कितनी लगेगी। कम पड़ रहा होगा फ्रिक्शन, फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो ठीक बना है क्वेश्चन जैसा मैं चाह रहा था। तो कितना लगेगा, μ mg 10 cos 45, मतलब 0.5 इंटू 100/√2, मतलब 50/√2। तो ये तो ठीक है, फिर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रिक्शन ज्यादा होता तब प्रॉब्लम होती, तब हमें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं थी, फ्रिक्शन अपने आप रोक रोक लेता। बहुत से ब्लॉक ऐसे पहाड़ पर ऐसे रखे रहते हैं, कहाँ गिरते हैं, नहीं गिरते, फ्रिक्शन उन्हें रोक लेता है। तो आपको कोई फोर्स लगाने की जरूरत है नहीं, तो आपको कितनी फोर्स लगाने की जरूरत है, जीरो। तो मिनिमम में नीचे जीरो आता, लेकिन अभी फ्रिक्शन कम पड़ रहा है तो ये चलेगा। बोलो, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। एंगल ऑफ रिपोज वही है, tan θ = μ। वो आपको यही बताएगा कि ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। वो भी आपको ये बताता है कि ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, एक ही बात है, ठीक है। अगर tan θ μ से बड़ा है तो ब्लॉक चलेगा, और टेन ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, अगर tan θ μ है तो ब्लॉक विल नॉट मूव। म्यू या म्यू से छोटा भी है तब भी नहीं चलेगा ना, म्यू या म्यू से छोटा है तो ब्लॉक नहीं चलेगा। और अगर म्यू से बड़ा है, tan θ अगर म्यू से बड़ा है, तो ये तो हमने पढ़ा था, याद करो। mg हमने कैसे पढ़ा था, एक बार फिर भी बार बार रिवाइज करते रहा करो। mg sin θ नीचे की फोर्स, फ्रिक्शन ऊपर, ये हमने लगाया था, हमने कहा था फिर ये काट दो, तो म्यू कितना आ रहा है। तो जब भी म्यू tan θ होता है या tan θ म्यू होता है, तो बॉडी रुक जाती है, वहीं पर रहती है इंक्लाइन प्लेन पर, और उसको एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ रिपोज। अगर मैं इससे ज्यादा एंगल कर दूं तो ये खिसकने लगेगा नीचे, कम कर दूं तो नहीं खिसकेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। और इस पर भी रखूं तो भी नहीं खिसकेगा। tan θ अगर म्यू होगा तो भी मूव नहीं करेगा। तो म्यू या म्यू से कम, नो मूवमेंट। म्यू से ज्यादा, मूवमेंट होगी नीचे की तरफ। म्यू से ज्यादा मूवमेंट होगी, क्लियर। तो tan θ अगर म्यू होगा तो मूवमेंट नीचे की तरफ होगी ही होगी, ठीक है, अगर म्यू से ज्यादा होगा तो ये भी लिख लो। tan θ अगर म्यू से बड़ा हुआ, ये याद रखना, ये भी काम आ जाएगा आपको। तो ब्लॉक विल
मूव। इससे भी आप चेक कर सकते हो और फ्रिक्शन की वैल्यू से भी चेक कर सकते हो। तो जैसे इन्होंने कहा हम इससे चेक कर लें, हाँ बिल्कुल। भाई एक बात बताओ, टेन थीटा कितना है, 1045 कितना है, 1, म्यू कितना है, 0.5, तो चलेगा। हाँ चलेगा। और आप ऐसे भी देख रहे हो, नीचे फोर्स कितनी है, ऊपर बचाने वाली कितनी है, रोकने वाली कितनी है, तो चलेगा। हाँ चलेगा। तो आराम से लिख लो, तो कोई जल्दी नहीं। तो 100/√2 जो है 50/√2 से बड़ा आ रहा है, तो इस वजह से मूवमेंट होगा। या ऐसे बोल सकते हैं कि टेन थीटा म्यू से बड़ा है तो भी मूवमेंट होगा। तो कहीं पर आप ये स्टेटमेंट जरूर लिख लें, काम आ जाएगी आपको, है ना। और ये हमने पहले भी बात करी थी कि हाँ ये ऐसा होता है तो ये नहीं चलता। अब सुनो इधर, तो इसका मतलब अगर हमें इसे बचाना है चलने से तो हमें अब क्या करना होगा। अगर हमें इसे रोकने से बचाना है, मतलब इसे चलने से रोकना है, तो क्या करें। तो आपको ऊपर फोर्स लगानी होगी। भाई ऊपर वाली फोर्स कम पड़ रही है, ऊपर 50/√2 है और नीचे कितना है, 100/√2। तो हमें क्या करना होगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगानी होगी। ठीक है, ये तो हटा रहा हूं मैं। तो ऊपर की तरफ अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ठीक है, अब कितनी फोर्स लगानी होगी बताओ। अभी मैं उसको वैसे लिखता हूँ, सुनो। अभी ऐसे लिखता हूँ, ये फोर्स कितनी है, mg sin थीटा। ये कितनी है, म्यू mg cos थीटा। तो बताओ मुझे कितनी लगानी होगी, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। इन दोनों का जो भी डिफरेंस है, मान लो ये 100 है, ये 40 है, तो कितनी लगानी होगी, 60। 60 से काम बन जाएगा। भाई 60 की कमी पड़ रही है ना रोकने के लिए, तो इसका मतलब मुझे कम से कम कितनी लगानी होगी, मिनिमम mg sin माइनस म्यू mg cos। और आपको अगर याद हो, अब अगर मैं इस फोर्स को बढ़ाने लग जाऊं तो क्या होगा, फ्रिक्शन कम होना शुरू हो जाता है, याद है। कम होता रहता है, आप बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, अभी भी नहीं चलेगा नहीं। फ्रिक्शन उसके बाद डायरेक्शन चेंज करके नीचे आ जाएगा। अब आप अब भी बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते रहो, तो चलेगा कब, अब आपको फ्रिक्शन भी नीचे है, ये फोर्स भी नीचे है, और ये तो नीचे है ही, तो चलेगा कब, जब आपकी फोर्स तब भी जस्ट जस्ट चलने वाला होगा, अभी चलेगा नहीं। इस पर जस्ट चलने वाला होगा जब आपकी फोर्स इससे इससे ज्यादा हो जाए तो। ये मैक्सिमम हुई ना फिर। तो इसका मतलब मिनिमम ये होती है, मैक्सिमम ये होती है, याद भी रख सकते हो अब आप याद भी रख लो इसको। ये मिनिमम होती है और ये मैक्सिमम, इसी के बीच में अगर आप फोर्स लगाओगे तो ये नहीं चलेगा। इससे अगर कम लगाओगे तो नीचे चलेगा, इससे ज्यादा लगाओगे तो ऊपर चलेगा। आप कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो। इससे कम लगाओगे, ये वाली जो फोर्स है, इससे अगर आप कम लगाओगे, इससे मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, इससे कम, देन ब्लॉक मूव डाउनवर्ड। ब्लॉक मूव डाउनवर्ड। और इससे अगर ज्यादा लगाओगे, देन ब्लॉक मूव अपवर्ड। कम लगाओगे तो डाउनवर्ड, ज्यादा लगाओगे तो अपवर्ड। क्लियर। तो अब आपको इनका रेशियो बताना है, रेशियो निकालो, वैल्यू डाल देना, निकालो रेशियो। इनका क्या बताना है, रेशियो और वैल्यू डाल दो। मैंने क्या बोला हुआ है, एफ मैक्स बाय एफ मिनिमम।
तो इनका रेशियो निकाल देते हैं। अच्छी चीज क्या है रेशियो में, साइन थीटा साइन 45 है, तो दोनों के लिए थीटा कॉस और इसके लिए बराबर है, तो कैंसिल हो जाएंगे। एफ मैक्स को एफ मिनिमम से डिवाइड करना है। तो आप देखोगे कि साइन और कॉस तो बराबर है, तो पूरा ही कैंसिल हो गया है। तो आंसर आ रहा है 1 + μ/, 1 - म्यू, 1 + μ/(1 - म्यू). 1 + म्यू मतलब 1 + 0.5, 1 - 0.5, तो कितना आएगा 1.5/0.5। आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। जिनका 3 था वो करेक्ट। तो 3 आंसर था इसका, है ना। मैक्सिमम अभी याद भी रखना है, मैक्सिमम फोर्स चलाने के लिए इतनी चाहिए होती है, मिनिमम इतनी। अगर फ्रिक्शन कम पड़ रहा है, अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो मिनिमम नहीं चाहिए होती, फिर मिनिमम कितना आएगा, 0। मैक्सिमम वही आएगा फिर चलाने के लिए, मिनिमम की जरूरत नहीं है, तो मतलब मिनिमम 0। आपको कुछ नहीं करना, वो नहीं चलेगा। क्लियर। नेक्स्ट लिख लो आप, सर्कुलर मोशन या एंड। और जैसे मैंने कहा एनएलएम और फ्रिक्शन का इस्तेमाल होगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो हेडिंग लिख लो सर्कुलर। हटा दो। हाँ ऑब्वियसली अलग चैप्टर है। एनएलएम और फ्रिक्शन बुक्स में एक साथ दिए होते हैं बहुत जगह, बट ये तो बिल्कुल अलग चैप्टर है। नहीं, मैं आपको एक बार चैप्टर का सीक्वेंस बता देता हूँ। हम एस सी वर्मा को फॉलो करते हैं, वो बहुत बेस्ट तरीके से डिवाइडेड है। हम सर्कुलर मोशन करेंगे, चलो लिख, अब तक के तो हो गए जो होने थे। इसके बाद हम करेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। बता देते हैं, कोई बात नहीं, कोई बिल्कुल जल्दी मत करो मैकेनिक्स में। आपको जितनी बार जो भी टॉपिक पढ़ना है उतनी बार पढ़ लो, ठीक है। आज तक के लेक्चर्स में फिर डाल दूंगा फ्रिक्शन तक के, है ना। अब सभी बच्चे फ्रिक्शन तक के लेक्चर अपने कंप्लीट कर ले, कल से फिर लेक्चर देना बंद, ठीक है, ध्यान रखना। तो न्यूटन लॉज के पहले ही मिल गए थे, फ्रिक्शन के 4 हुए, आज वाला और मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब ये अच्छी होनी चाहिए, मैकेनिक्स अच्छी है तो फिर सब गेम बहुत ईजी है, फिर दिक्कत, इतनी दिक्कत नहीं है। फिर तो बस संभालना है, कोर्स संभलता नहीं इतना बड़ा, बस ये है। सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी पावर, ये होगा। इसके बाद वर्क एनर्जी पावर में ही लोग कोलिजन पढ़ लेते हैं, और जो सेंटर ऑफ मास है वो रोटेशन में पढ़ते हैं। बट हम इन दोनों को उठा के एक साथ रखेंगे क्योंकि यूज होता है। सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन। कई बच्चे रॉकेट वाले क्वेश्चन डाउट में पूछ रहे हैं, क्योंकि वो न्यूटन लॉज में दे रखे होते हैं। वो एक्चुअल में यहाँ कराऊंगा, मैंने बोला भी था, वो यहाँ होगा। रॉकेट, रॉकेट लिखना चाहो तो आप यहाँ होगा। इसके बाद आएगा रोटेशन। सर्कुलर मोशन आपको मदद करेगा रोटेशन करने में, बट सर्कुलर मोशन इज नॉट रोटेशन। अभी बताएंगे डिफरेंस, अभी बता दें। ये है हमारी मैकेनिक्स की सीक्वेंस, यहाँ मैकेनिक्स खत्म हो जाती है। वैसे तो ग्रेविटेशन भी मैकेनिक्स का हिस्सा है, एसएचएम भी मैकेनिक्स का हिस्सा है, बट लेकिन आप कह सकते हो यहाँ खत्म हो जाती है। और अब आप इसमें अगर आप मुझसे पूछो कि इनमें क्या इस्तेमाल होगा, पूरे में न्यूटन लॉज, पूरे में फ्रिक्शन। तो इसलिए अब बहुत जरूरी है काइनेमेटिक, थोड़ा थोड़ा जैसे अभी आ रही है ना, बीच बीच में आ जाती है कभी भी, तो बेसिक काइनेमेटिक्स कभी भी थोड़ा बहुत इजीली आ सकती है, बट ये पूरे में ये सारी चीजें यूज होंगी। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रही है बात। तो आप अब ये बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपके चैप्टर, और उनका इस्तेमाल होता है, वो कम आते हैं चैप्टर जो हमने पढ़े, उनका इनके अंदर यूज आता है ज्यादा। तो हेडिंग लिख लो सर्कुलर मोशन सबसे पहले। समझ में आ गया कैसे पढ़ने वाले हैं अगले, और ये चलेगा अब जितना भी टाइम लेगा हमें, इसमें हम ना भाग सकते ना जल्दी कर सकते, कुछ नहीं है इसमें, तो जो टाइम लगेगा लगेगा, ठीक है। हमें अच्छे चाहिए वाले चैप्टर, हार्ड पोर्शन ही हमें अच्छा चाहिए। टीचर का काम है हार्ड पोर्शन को अच्छे से कराना ना, आसान तो कर ही लोगे आप, करना तो सारा है, बट ये हार्ड वाला बहुत अच्छा। मैकेनिक्स की एक खासियत है, अगर आपको आ गई तो आपको ना तो याद करनी। आप कई बच्चे बोल रहे हैं एनसीईआरटी से थ्योरी, नहीं कुछ नहीं, मैकेनिक्स में कुछ नहीं पढ़ना, आपको कुछ टच नहीं करना, जितना बोला है वो। जब एनसीईआरटी बतानी होगी
मैं बताऊंगा कब पढ़नी है एनसीईआरटी। अभी मैकेनिक्स रोटेशन तक कोई एनसीईआरटी नहीं, कोई नीड नहीं है। समझो ना, ये कोई थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है, ये मैथ्स है ना। और अब इसमें फॉर्मूले भी बहुत कम होते हैं। अच्छी चीज क्या है ये, अगर आपको आ गई तो आपका इसका क्वेश्चन गलत नहीं होता, है ना, ऑलवेज करेक्ट होगा अगर आपको सही में आती है तो सर्कुलर मोशन पर आ जाओ। ये 4 चैप्टर करने हैं अब हमें। सर्कुलर मोशन 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक पार्ट रहेगा हमारा जिसमें हम न्यूटन लॉज और फ्रिक्शन वाला इस्तेमाल करेंगे, तो इसे कहते हैं डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ये मैं पहले करा रहा हूँ क्योंकि अभी आप न्यूटन लॉ से उभर कर आए हो, तो थोड़ा सा ये एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। ये कुछ भी पहले करा सकते हैं। ये होती है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। वैसे काइनेमेटिक्स में बहुत ज्यादा काइनेमेटिक्स का बहुत हार्ड इस्तेमाल नहीं है, लेकिन हाँ इतना तो है कि भाई आपको डिवीजन, बेसिकली बेसिक मैथ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, थोड़ा बहुत ये सब इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो आप कहो मैं तो पहले पहले वो पढ़ा दूं। जो पुराने शुरू से पढ़ रहे हैं बच्चे उन्हें तो दोनों चीजें आती हैं, वो तो कुछ भी संभाल सकते हैं। जो नए बच्चे हैं वैसे तो वो भी 12th करके आए हैं, कराए तो वो भी जा सकता है, तो फर्क कुछ नहीं पड़ता, हम कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं। बट एक दूसरे का इस्तेमाल थोड़ा बहुत यूज है, लेकिन उतना आप कर सकते हो। कौन सा करना है बताओ? डायनेमिक करना है तो एक बात नहीं, कुछ भी आप कहो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो पहले ये लिखो फिर बताता हूँ, मैं डिसाइड करता हूँ। लेकिन हम कुछ भी पढ़े भाई, अब आप समझ लो, मैंने बोला हुआ है फिजिक्स इंटरलिंक है। ये पढ़ेंगे तो बेसिक मैथ्स और काइनेमेटिक्स इस्तेमाल होगी, ये पढ़ेंगे तो न्यूटन लॉ इस्तेमाल होगा। तो आपको अब पुराना रिवाइज करना है, बहुत दिन से बोलता आ रहा हूँ। तो चलो मैं काइनेमेटिक्स से ही शुरू करता हूँ। और क्योंकि इसमें ना इसलिए भी कर रहा हूँ, इसमें थोड़ी थ्योरी है तो थोड़ा समझाना पड़ेगा, तो उसमें टाइम निकल जाएगा आज का, और आज का दिन मिल जाएगा आप लोगों को। प्लीज रिवाइज कर लो बेसिक मैथ और थोड़ा सा मोशन इन वनडी। मोशन इन वनडी रिवाइज कर लो बस, क्योंकि ये मोशन इन वनडी ही है, मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये लिख लो आप, काइनामेटिक्स ऑफ सीएम। काइनामेटिक्स ऑफ सीएम। अब बहुत स्मार्ट अप्रोच हम अपनाएंगे तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अब सुनना जरा ध्यान से। सर्कुलर मोशन में जब बॉडी चलती है, ठीक है, तो पहले तो हम ये समझ लें कि दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो बॉडी जब गोल गोल घूमेगी, उसका मोशन अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उसे बोलेंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैं हर बार सीएम लिखूंगा, यूनिफॉर्म सीएम, ठीक है। और एक होगा नॉन यूनिफॉर्म सीएम। क्लियर? यूनिफॉर्म सीएम का मतलब होगा स्पीड कांस्टेंट। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं सर्कुलर में? वेलोसिटी किसी भी सूरत में कांस्टेंट नहीं होती। मतलब अगर आप गोल गोल घूम रहे हो तो आपकी वेलोसिटी, डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, तो आपका किसी भी केस में वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होना ही होना है। तो वेलोसिटी तो चेंज होनी ही होनी है। स्पीड आप बोल सकते हो कि स्पीड इज कांस्टेंट, ये एक पॉसिबिलिटी है कि बॉडी की स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती ना, तो इसमें तो यहाँ पे लिख देते हैं। मैंने जैसा कहा अभी आज फिर थ्योरी होगी, आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये काइनामेटिक्स में बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं कि स्पीड चेंज कर रही है तो बताओ एक्सलेशन होगा कि नहीं होगा, वेलोसिटी, ये सब सर्कुलर मोशन की हेल्प से होते हैं। इसमें कराऊंगा मैं कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो वेलोसिटी आपकी क्या है, कांस्टेंट नहीं है। कारण क्या है इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होने का, कांस्टेंट ना होने का? डायरेक्शन चेंज। तो क्या सर इसमें एक्सीलरेशन होता है?
क्या इसमें एक्सीलरेशन होता है? अब यहाँ मैं एक्सीलरेशन भी मुझे पढ़ाने पड़ेंगे, अभी इतना आसान नहीं है, वो भी पढ़ेंगे अभी। लेकिन इतना आपने सुना तो है कि दो तरह के एक्सीलरेशन होते हैं इसमें, टेंजेंशियल और एक सेंट्रीपिटल, सुना है। लेकिन अभी कोई बात नहीं, मान लो आपको नहीं भी पता सर ये क्या होते हैं, नहीं पता, लेकिन सुना तो है, तो मैं तो भी लिख रहा हूँ। तो इसमें सेंट्रीपिटल तो एक्सीलरेशन होगा, लेकिन टेंजेंशियल नहीं होगा। बस इतना लिख लो। अभी क्यों नहीं होगा, क्या नहीं होगा, अभी आते हैं। मैंने जैसा बोला थ्योरी है पहले। बार बार आ ही जाएगा, डेट ओपन। अब बात करते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड वेरी करेगी। मतलब आप जब गोल गोल घूम रहे होंगे तो पता चला यहाँ पर आपकी स्पीड v1 है, मतलब उसकी वैल्यू 5 है, फिर 10 हो गई, फिर 15, बदल रही है लगातार। स्पीड क्या कर रही है, लगातार चेंज कर रही है। क्लियर? तो स्पीड को हम बोलेंगे वेरिंग। स्पीड क्या कर रही है, वेरिंग। बंद ही करो, आ जाएगी अंदर। स्पीड क्या कर रही है, वेरी कर रही है। और क्या वेलोसिटी वेरी करेगी? हाँ, वेलोसिटी भी क्या करेगी, वेरी करेगी। तो वेलोसिटी आपकी क्या करेगी, वेरी करेगी। और वेलोसिटी जो वेरी करेगी उसके इस बार कितने कारण होंगे, दोनों ही कारण होंगे। मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा वेलोसिटी का। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कौन होता है, स्पीड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कौन होता है, स्पीड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कौन होता है, स्पीड। स्पीड ही क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो वो भी चेंज कर रहा है और डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। तो हम कहेंगे कि स्पीड चेंज हो रही है सर, और स्पीड को हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सर ये भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो इस बार वेलोसिटी इसका तो वेलोसिटी तो हर केस में वेरी करती है, चाहे आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चलो, चाहे आप नॉन यूनिफॉर्म में चलो। वेलोसिटी तो आपकी बदलती ही बदलती है। और वेलोसिटी अगर बदलती है तो एक्सीलरेशन तो होगा ही होगा, या तो टेंजेंशियल होगा या सेंट्रीपिटल। मतलब सेंट्रीपिटल हमेशा होता है बेसिकली। तो सेंट्रीपिटल इस बार भी क्या होगा, नॉन जीरो, और इस बार टेंजेंशियल भी नॉन जीरो। ये है नॉन यूनिफॉर्म की कहानी। ये बात समझ में आई? अब एक बात हमें डिटेल में समझना है कि टेंजेंशियल और ये सेंट्रीपिटल क्या है ना, इसको समझते हैं फिर आगे बढ़ो। पहले ये तो समझ लो कि ये दो चीजें हमें पढ़नी है डीप में, अच्छे से, है ना। और बड़ी आसान हो जाएंगी जब मैं इन्हें लिंक करूंगा मोशन इन 1D से। बोलो। वो सब हम देखेंगे, एक्सेलरेशन वो हमारे हाथ में है। इसमें तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है केवल, कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं। वो भी आएंगे ना, अभी तो मैं एक्सेलरेशन मैंने समझाया है क्या, अभी समझाता हूँ। क्लियर? ये तो समझ में आया, पहले तो इतनी बात तो क्लियर हुई कि इसमें स्पीड वेरी कर रही है तो वेलोसिटी भी वेरी करेगी। वेलोसिटी के वेरी करने के दो कारण होंगे। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्योंकि सर मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है और सर डायरेक्शन तो चेंज कर ही रहा है। नेक्स्ट, सुनो इधर, अब ध्यान सुनना। इसमें करना क्या होता है सर्कुलर मोशन में, सुनो एक मिनट। पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उठाते हैं।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहले ये लिख लो, स्पीड कांस्टेंट है, मान लो यहाँ v है, फिर v है, v से ही अपना चलता जा रहा है, ठीक है, v से अपना चल रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। तो अब हम एक मिनट हमें इमेजिन करें, इसमें नए कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। अब तक आपके कोऑर्डिनेट क्या थे? एक्स वाई जेड। सर्कुलर मोशन में आसान करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या करा, एक नया कोऑर्डिनेट जिसका नाम है थीटा। इनके कोऑर्डिनेट होते हैं थीटा, में डिटेल में बता देता हूँ। इसे कहते हैं, जैसे आप जो पढ़ते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ते हो, ध्यान सुनना आप सब लोग, बहुत आसान हो जाएगा सर्कुलर मोशन, और आप सही में उसे फील कर पाओगे। होता क्या है, टॉपिक रट लेते हैं लेकिन हम फील नहीं कर पाते। फ्रिक्शन को अब आपने सही में फील करा होगा, हाँ ऐसे काम कर रहा है, ऐसे वर्क कर रहा है ना। तो इसी तरह से इसको भी फील करने के लिए आज की क्लास, आज 15-10 मिनट जो भी पढ़ेंगे हम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो आप पढ़ते थे वो थे एक्स वाई जेड। ये बॉडी को या तो एक्स में ले जाते हैं, या वाई में, या तुम्हारी तरफ जेड में। लेकिन जो आपके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट जो होते हैं, सिलेंडर बनाते हैं, ये होंगे इस तरह के, आर थीटा जेड। मैं समझाता हूँ। मतलब एक पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो वो एंगल लगातार, मान लो यहाँ पे करते हैं कि एक पार्टिकल पहले यहाँ पे था ए पर, अब पहुंच गया बी पर, तो पार्टिकल कितना एंगल घूम गया? थीटा। मान लो ये पार्टिकल बाहर की तरफ भी जा रहा होता, मान लो ये पार्टिकल बाहर भी जा रहा होता, तो इसका रेडियस भी बड़ा हो रहा होता, तो ये सर्कल बड़ा हो जाता, घूम भी रहा है ये भी। तो आपको खैर पूरा टिपिकल पढ़ना, लेकिन मान लो ये रेडियस भी बड़ा हो रहा होता और थीटा भी घूम रहा होता, है ना, ये भी हो गया। और पता चला पार्टिकल अंदर भी जा रहा है, तो जेड भी होता। तो क्या बनता है, एक सिलेंडर बनता, नहीं बनता ऐसे गोला, और अंदर भी जा रहा है, तो क्या बनता है, एक सिलेंडर। और ऐसा सिलेंडर जिसका रेडियस इंक्रीज है। लेकिन आपको इतना हार्ड नहीं पढ़ना, आपके में ये कभी नहीं बदलता, क्योंकि आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में रेडियस बदलेगा नहीं, रेडियस क्या है, कांस्टेंट, तो वो नहीं बदलेगा। जेड बदलेगा, आपको जेड जेड लगाती सिलेंडर बन जाएगा ये। अगर ये सर्कल को मैं ऐसे खींच के ले आऊं तो क्या बन जाएगा, तो वो भी नहीं पढ़ना। तो आपका केवल कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हुआ? थीटा। इसीलिए ध्यान सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, थीटा। कितने कोऑर्डिनेट चेंज हुए आपके? एक। तो कौन सा मोशन हुआ? 1D। सर्कुलर मोशन एक 1D मोशन है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, इसलिए केवल यहाँ पर क्या आएगा, मोशन इन 1D। लेकिन अगर कोई कहे एक्स वाई जेड में कौन सा कोऑर्डिनेट है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन अगर यहाँ से मैं यहाँ तक जाऊं और एक्स वाई जेड की बात करूं, तो मेरे कौन कौन से कोऑर्डिनेट चेंज हो गए? एक्स और वाई। तो क्या है, 2D। तो सर्कुलर मोशन जो है CM इज 2D इन एक्स वाई जेड, और CM इज 1D इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। अब देखो इससे कैसे गेम पूरा आपका चेंज होता है ना, कितना आसान हो जाता है। ये 1D करके इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक नई नई फिजिक्स जनरेट कर दी, नए कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरेट कर दिया। इन्होंने क्या करा, देखो वहां पर अगर याद करो, वहां वाला 1D पहले चैप्टर का, उसमें डिस्प्लेसमेंट होती थी, वेलोसिटी होता था, और एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन था उसमें, याद है? अब जरा यहाँ पर आओ। सर आप कह रहे हो ये भी 1D है, ये भी तो 1D है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट थी, वेलोसिटी था, और एक्सीलरेशन था। यहाँ पर थीटा, पहला कौन हो गया, थीटा। थीटा एक तरह की डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा और अल्फा। तो इन्होंने क्या करा, उसको इससे पूरा लिंक कर दिया। यहाँ इसने नए कोऑर्डिनेट जनरेट कर दिए जिसका नाम क्या है, थीटा, ओमेगा और अल्फा। 5-7 मिनट और पढ़ाऊंगा, थोड़ा और पेशेंस रखना। तो अब फायदा क्या हो गया इससे, कि इसमें जैसे v इक्वल टू यू प्लस एटी है, यहाँ भी ये लगा सकते हो। इसमें s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, यहाँ भी। तो ये वो सारी इक्वेशन यहाँ भी बन सकते हैं। कैसे बनती है वो भी दिखाए थे पहले, लेकिन इनको समझ लेते हैं। थीटा क्या चीज है, जो आप ये गोल गोल घूम रहे हो एंगल, तो कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, तो थीटा का नाम इन्होंने रख दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम रख दिया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो है कॉपी करते जाना भाई।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ओमेगा का नाम एंगुलर वेलोसिटी, और अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन। सर अभी आपने वो नहीं बताया एसी और एटी क्या है, आऊंगा मैं धीरे धीरे, आज नहीं आ पाए तो कल आएंगे, कोई बात नहीं। एंगुलर एक्सीलरेशन, यार 5 मिनट और पढ़ना है। तो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जैसे v होता था, देखो यहीं से डेफिनेशन, अब जितना लिंक करके पढ़ोगे आपको ऐसा लगेगा कुछ नया नहीं पढ़ रहे। v क्या था, व्हाट इज v, ds बाई डी टी है ना, मतलब वेलोसिटी तो था ही नो डाउट, ds बाई डी टी। तो क्या लगता है ओमेगा क्या होगा, ओमेगा क्या होगा? तो आपका एक फॉर्मूला ये बना, ऐसे बनेंगे फॉर्मूले, एक फॉर्मूला बना। तो अब मैंने जैसा बोला, मुझे बेसिक मैथ की क्यों जरूरत है, क्योंकि फॉर्मूले मेरे ऐसे बनते जा रहे हैं तो जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए डिफरेंशिएशन सब लोग पढ़ लें थोड़ा बहुत, बेसिक, बहुत आसान। ठीक है, ऐसे ही वहां पर ए क्या था, तो अल्फा क्या होगा? जब कोई कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो वो अपने आप ही वेलोसिटी जनरेट करेगा। तो थीटा चेंज होने पे कौन सी वेलोसिटी लाएगा, ओमेगा। ओमेगा चेंज होने पे कौन सा एक्सलेशन लाएगा, अल्फा। ऐसी एस चेंज होने पे क्या आता है, वी। वी चेंज होने पे क्या आता है, ए। तो इसकी सारी कहानी यहाँ पर ही आने वाली है। क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आया? तो एक और चीज मैं लिंक कर रहा हूँ इसी से, देखते हैं ना। ये तो अब ये आपकी डेफिनेशन भी तैयार हो गई, इज ओमेगा डी थीटा बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अल्फा क्या है, डी ओमेगा बाय डी टी, और थीटा आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एक चीज और लिख रहा हूँ बस मैं, बता दूं इसको। वनडी भाई इसलिए जरूरी है क्योंकि आप देख रहे हो मैं पूरा लिंक कर दूंगा, बड़ा आसान हो जाएगा। बल्कि आप सच ये है कि वहां के सारे क्वेश्चन यहाँ आ जाएंगे, चाहे तो हम वहां के सारे क्वेश्चन यहाँ ला सकते हैं, बस नाम ही तो बदला है। समझ रहे हो इस बात को, है ना? और ये अच्छा रहेगा, ये चीज रोटेशन में भी इस्तेमाल होती है। तो अभी मैं कल की क्लास में बताऊंगा रोटेशन में अंतर क्या है, और तब रोटेशन जब दोबारा पढ़ेंगे तब भी जानेंगे। एस वी ए याद है, नीचे जाते हैं तो, और उसको क्या बोलते हैं हम, ये सब यहाँ भी इस्तेमाल होगा। ऐसे यहाँ पे क्या है, थीटा ओमेगा अल्फा। बेसिक मैथ्स देख लेंगे एक बार। और हमने बेसिक मैथ्स में पढ़ा है कि अगर मुझे कभी भी डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन। ग्राफ है तो मुझे क्या करना होगा, स्लोप। अगर वेलोसिटी निकालना है तो, और यही काम यहाँ है। बस मुझे अब ये बताना है एसी एटी क्या है, थोड़ा सा आइडिया देना। इतना समझ में आ गया कि अल्फा क्या है, ये क्या है, ये नई एक नई फिजिक्स इन्होंने यहाँ पर, नई कोऑर्डिनेट सिस्टम इन्होंने जनरेट करा। और उससे फायदा क्या मिला इनको, कि आपका जो मोशन 2D था वो क्या बन गया, और 1D आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होता है। तो आप वो सारी क्वेश्चन, ये सब वाली क्वेश्चन भी इस्तेमाल करेंगे। अगर अल्फा ए कांस्टेंट है तो आप कौन सी क्वेश्चन इस्तेमाल करते हो, ये करते हो नहीं करते हो? चलो लिख ही लो ये भी। ऐसे ही अगर यहाँ पर अल्फा कांस्टेंट है तो सर हम ये सब इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ओमेगा, ओमेगा नॉट, व्हाट इज ओमेगा नॉट देख के बताओ। ये फायदा हो रहा है देखो, बिना पढ़ाए, बिना पढ़ाए आप सब कुछ बता रहे हो। ओमेगा नॉट क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी। अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन। टाइम क्या है, टाइम है। तो लिंक करके पढ़ना है इसको, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, पूरा लिंक करके पढ़ना है। थीटा क्या है, आज कोई इसकी डीपीपी नहीं देंगे, कल देंगे। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। तो ये सब यहाँ भी बन, अब इनका पता नहीं क्या मन करा इनका, बस थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, बाकी कल पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी आप
उतनी हालत में नहीं हो कि समझ पाओ बहुत अच्छे से, तो हल्का सा बस आइडिया देते हैं कि इनका क्या मन करा, अच्छा खासा हो गया था, फिर भी इन्होंने जबरदस्ती, अब ये जबरदस्ती का एक टर्म क्रिएट करिए इन्होंने। आप सर्कुलर मोशन में घूम रहे हो, आपको समझ में आ गया कि आप जब घूमते हो तो आपके पास कौन होता है, थीटा। थीटा अगर बदलता है तो आपके पास कौन होता है, ओमेगा। और ओमेगा भी अगर बदल रहा है, आप नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो, तो अल्फा भी होता है। तो इन्होंने क्या कहा कि हम एक नई टर्म और जनरेट कर रहे हैं जिसका नाम है टेंजेंशियल। मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ये टर्म नई नहीं है, ये इसी का पार्ट है। इन्होंने कहा जब पार्टिकल ऐसे घूमता है, तो हमने बचपन में हमेशा पढ़ा है कि अगर कोई आर्क घूमती है और थीटा एंगल है उसका, आर्क का, तो ये क्या होता है, ये सबने पढ़ा है कि नहीं, आर क्या होती है, आर थीटा। तो उन्होंने एक नई टर्म जनरेट कर दी, डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल आर थीटा, वेलोसिटी टेंजेंशियल आर ओमेगा, एक्सिलरेशन टेंजेंशियल। तो एक्चुअल में ये तो जबरदस्ती अल्फा को आईटी बनाया गया है, वरना अल्फा तो था ही हमारे पास, उसे आर से मल्टीप्लाई कर दो तो एटी। तो ये एटी तो ये होता है, मतलब ये एटी अल्फा ही है, आर से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं अब यहाँ से मैं कल ही बताऊंगा, क्योंकि अब थोड़ा और डीप में, लेकिन आप मोटा मोटा समझिए, एटी बिना बात ही तो आया है। तो एटी इस वजह से आया है, और एसी क्यों आएगा, क्या होता है, कल बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहीं पर आप कॉपी कर लो, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे।